बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में हमने लास्ट क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 5 जो है वेक्टर्स वो कंप्लीट कर लिया था। उसके जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे हमने लास्ट क्लास में उनको सॉल्व किया था और यूं जो है हमारा चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। आज जो है हम वो एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। नाम है इसका इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। हम देखेंगे इस चैप्टर में कि ये इक्विलिब्रियम क्या होता है, किस तरीके से अचीव किया जाता है, किस तरीके से हासिल किया जाता है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की टाइप्स क्या क्या होती हैं, स्टेट्स क्या क्या होती हैं, वगैरह वगैरह। और एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है बड़ी, टॉर्क। तो हम वो टॉर्क को भी देखेंगे कि टॉर्क क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की कि ये इक्विलिब्रियम क्या चीज होती है। देखें, वर्ड इक्विलिब्रियम जो वर्ड है असल में ये इक्वल से निकला हुआ है। इक्वल, इक्वल मतलब बराबर। इक्विलिब्रियम की पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ स्टेट इन विच द नेट फोर्स इज जीरो इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम की एक छोटी सी डेफिनेशन होती है। इक्विलिब्रियम क्या होता है जी कि हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर दो स्टेट्स पढ़ी थी। चैप्टर नंबर 3 में हमने दो स्टेट्स पढ़ी थी। एक स्टेट को हम कहते हैं रेस्ट, जब आपका ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है, उस पे वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा होता, आप कहते हो कि जी वो स्टेट ऑफ रेस्ट में। और दूसरी स्टेट हमने पढ़ी थी मोशन, जिसका मतलब होता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर रहा है। तो रेस्ट क्या होती है? इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज पोजीशन, ये रेस्ट होती है। और मोशन क्या होता है? इफ द ऑब्जेक्ट चेंज पोजीशन। तो चैप्टर 3 में हमने ऑब्जेक्ट की दो स्टेट पढ़ी थी, रेस्ट और मोशन। उर्दू जबान में बहुत सिंपल होता है, रेस्ट का मतलब रुका हुआ, मोशन का मतलब चलता हुआ। और फिजिक्स में हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं कर रहा होता, आप देखें जी अभी उसकी पोजीशन जो है, थोड़ी देर बाद आप देखें सेम पोजीशन पर है, तो आप कहेंगे कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रुका हुआ है। और अगर आपका ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर रहा है, अभी इस पोजीशन पे, थोड़ी देर बाद देखते हैं तो एक नई पोजीशन पर होता है, थोड़ी देर बाद देखते हैं एक नई पोजीशन पे होता है, तो बार बार अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होता है तो आप कहते हो स्टेट ऑफ मोशन। लेकिन इन दो स्टेट्स के अलावा, रेस्ट और मोशन के अलावा, एक और स्टेट होती है जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होती है जी? एक ऐसी स्टेट जिसमें ऑब्जेक्ट पर फोर्सेस लग रही होंगी, मुख्तलिफ डायरेक्शन से मुख्तलिफ फोर्सेस लग रही होंगी, लेकिन अगर आप नेट फोर्स निकालें, यानी तमाम फोर्स को सम कर लें, प्लस कर लें, आंसर आए जीरो, नेट फोर्स आए जीरो, तो जो स्टेट होगी ऑब्जेक्ट की, उस स्टेट को आप कहते हो इक्विलिब्रियम। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पे यूं भी फोर्स लग रही है जी F1, यूं भी लग रही है जी F2, यूं भी लग रही है जी F3, नीचे से भी लग रही है जी F4। मुख्तलिफ फोर्सेस लग रही है, मुख्तलिफ एंगल्स, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में। अगर आप तमाम फोर्स को प्लस कर लें, तमाम फोर्सेस को प्लस कर लें, तो टोटल फोर्स यानी कि जिसको आप नेट फोर्स कहते हो, नेट फोर्स आपकी अगर जीरो आए तो आप कहोगे कि ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम के अंदर है। ठीक है, इस स्टेट के अंदर ऑब्जेक्ट में फोर्सेस लग रही होती हैं, ये नहीं है फोर्सेस नहीं लग रही होती, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस लग रही हैं, एक से ज्यादा लग रही हैं, मुख्तलिफ मुख्तलिफ डायरेक्शंस में लग रही हैं। लेकिन आपके पास फाइनल फोर्स कितनी आ रही है? टोटल सारी फोर्सेस को प्लस करने के बाद नेट फोर्स कितना आ रहा है? जीरो। दैट स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। मिसाल के तौर पे इसी एग्जांपल को अगर हम नंबर्स के साथ लें, नंबर्स के साथ लें, तो सपोज करें जी ये एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऐसे फोर्स में लगा रहा हूं 10 न्यूटन, ऐसे फोर्स में लगा रहा हूं 10 न्यूटन, ऐसे फोर्स में लगा रहा हूं 40 न्यूटन, और नीचे से ऊपर फोर्स लगा रहा हूं मैं 40 न्यूटन। आप देख रहे हैं चार किस्म की फोर्सेस लगा रहा हूं, F1, F2, F3, F4।
अब हम जानते हैं फिजिक्स के अंदर डायरेक्शन उल्टा करने का मतलब होता है नेगेटिव साइन। अगर ये 10 न्यूटन टुवर्ड्स द ईस्ट है तो ये 10 न्यूटन, अगर आप देखें इसकी डायरेक्शन अपोजिट है तो ये कहलाएगी -10। इसी तरह ये ऊपर से नीचे है तो ये प्लस ले रहे हैं, तो ये वाली फोर्स जो है नीचे से ऊपर, इसको आप कहोगे माइनस। तो चार फोर्सेस हमारे पास इस वक्त ऑब्जेक्ट में लग रही हैं, एक 10 न्यूटन, एक -10 न्यूटन, एक 40 न्यूटन, एक -40 न्यूटन। चारों फोर्सेस को अगर हम प्लस कर लें, चारों फोर्सेस को हम प्लस कर लें, करते हैं जी, चले प्लस। F1 आपके पास 10 न्यूटन प्लस F2 आपके पास है जी -10, F3 आपके पास है 40, F4 है आपके पास -40। सॉल्व करें जी, प्लस माइनस -10 प्लस 40 -40। ठीक है जी, ये प्लस का 10 माइनस का 10 कट गया, प्लस का 40 माइनस का 40 कट गया, नेट फोर्स कितनी आ रही है? 0। हो क्या रहा है, ये वाली जो 10 न्यूटन है इसको ये वाली फोर्स बैलेंस कर रही है, ये वाली जो फोर्स है इसको ये बैलेंस कर रही है। आपके पास चार फोर्सेस लग रही हैं, उसके बावजूद आपके पास फाइनल फोर्स कितनी आ रही है? 0। ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा। दैट स्टेट इन विच द टोटल फोर्स इज 0 इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो ऑब्जेक्ट की तीन स्टेट हो गई, एक रेस्ट, एक मोशन, एक इक्विलिब्रियम। रेस्ट और मोशन पिछले चैप्टर में हमने पढ़ ली, उसको आप दफा करें। इसमें हमें इक्विलिब्रियम को पढ़ना है। तो इक्विलिब्रियम क्या है? ऑब्जेक्ट की वो स्टेट जिसमें ऑब्जेक्ट पर फोर्सेस लग रही होती है, अलग अलग डायरेक्शन से फोर्सेस लग रही होती हैं, और आपकी जो टोटल फोर्स होती है, आपकी तमाम फोर्सेस जो लग रही हैं वो एक दूसरे को काट देंगी, और आपकी जो फाइनल फोर्स होगी यानी तमाम फोर्सेस को प्लस करने के बाद जो नेट फोर्स आ रही होगी दैट इज 0। दैट स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जी इसकी, इक्विलिब्रियम की। आपने लोगों को पंजा आजमाते हुए देखा होगा। जब दो बंदे पंजा आजमाते हैं, ये एक बंदे का हाथ है, ये दूसरे बंदे का हाथ है, स्टार्ट हो गया जी पंजा, फिर भी ये दोनों हाथ हिल नहीं रहे होते। क्यों? क्योंकि ये वाला शख्स ऐसे फोर्स लगा रहा है, ये वाला शख्स ऐसे फोर्स लगा रहा है। दोनों फोर्सेस बराबर होती है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को काट देती हैं। नेट फोर्स आपके पास 0 आ रही होती है, आपका ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है, इसको आप कहोगे इक्विलिब्रियम में। ये अगर आप रस्साकशी का मुकाबला देखते हैं, एक रस्सी होती है जिसको यहाँ से कुछ बंदे पकड़े हुए होते हैं, यहाँ से कुछ बंदे पकड़े हुए होते हैं, स्टार्ट हो जाता है फिर भी रस्सी रुकी हुई नजर आती है आपको। क्यों? क्योंकि ये लोग ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये वाले लोग ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दोनों फोर्स बराबर लगा रहे होते हैं, इक्वल फोर्सेस लगा रहे होते हैं, तो एक प्लस एक माइनस, दोनों एक दूसरे को काट देती हैं, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होता। ऑब्जेक्ट मूव क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि नेट फोर्स 0 है। तो अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट पर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, वो तमाम फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, एक दूसरे को काट दें, नेट फोर्स आपके पास 0 आ रहा हो, तमाम फोर्सेस को सम करने के बाद आपके पास आंसर 0 आ रहा हो, दैट स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। आपने अपने अब्बू से ईदी ली 10 रुपए, अम्मा से ईदी ली 10 रुपए, आपने छोटे भाइयों को ईदी, एक छोटे भाई को ईदी दे दी 10 रुपए, एक छोटी बहन को ईदी दे दी 10 रुपए। आपके पास पैसे आए भी, आपके पास पैसे गए भी, नेट पैसे कितने बचे आपके पास? 0। क्यों? जितने आए उतने गए। आप खिलाओगे कि आप इक्विलिब्रियम में हो। ये स्टेट फोर्स के साथ मामला है। अगर एक ऑब्जेक्ट पर मुख्तलिफ डायरेक्शन से फोर्स लग रही होती है, मुख्तलिफ फोर्सेस लग रही होती हैं, तो होता क्या है, मुख्तलिफ फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, तमाम फोर्सेस को सम करने के बाद आपके पास आंसर 0 आ रहा होता है, नेट फोर्स हो जाती है 0। दैट स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम होता है जी रेस्ट और मोशन से बिल्कुल डिफरेंट। अब इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स होती हैं, मोशन रेस्ट हम हटा देते हैं। अब इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स है जी, दो टाइप्स बना लेते हैं हम इक्विलिब्रियम की। एक कहलाती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और एक कहलाती है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट के अंदर फोर्सेस लग रही हैं, वो तमाम फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, काट दें, आपके पास नेट फोर्स आ रहा हो 0, और आपको ऑब्जेक्ट अपेयर हो रहा हो स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर, यानी ऑब्जेक्ट रुका हुआ नजर आ रहा हो, इसको आप कहोगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यानी ऐसा इक्विलिब्रियम जिसके अंदर फाइनली
आपकी बॉडी रुकी हुई हो। जैसे वो रस्साकशी वाली जो एग्जाम्पल थी, पंजे वाली जो एग्जाम्पल थी, डब्बे वाली जो एग्जाम्पल मैंने आपको दी, वो तमाम एग्जाम्पल स्टैटिक इक्विलिब्रियम में थी। क्यों? क्योंकि तमाम फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, नेट फोर्स जीरो, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। तो अगर आपके पास इक्विलिब्रियम है, एक ऑब्जेक्ट आपका इक्विलिब्रियम में है, तमाम फोर्सेस उसने कैंसिल कर दी, नेट जीरो है और आपका ऑब्जेक्ट रुका हुआ नजर आ रहा है, आपका हो गया ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, उस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस कैंसिल हो गई, नेट जीरो आ रहा है, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नजर आ रहा है, रुका हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि एक फिक्स रफ्तार के साथ घूम रहा है, चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो दैट स्टेट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम, रेस्ट तो हमें समझ में आ गया, अभी हमने एग्जांपल से काफी क्लियर कर लिया। जरा डायनामिक इक्विलिब्रियम को देख लेते हैं। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट पर मुख्तलिफ फोर्सेस लग रही हैं, सारी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर दें, नेट आपके पास आ रहा हो, नेट फोर्स जीरो, और आपका ऑब्जेक्ट कैसे घूम रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इस इक्वेशन को आप कहते हो डायनामिक इक्विलिब्रियम। व्हाई? क्योंकि नेट फोर्स है जी जीरो, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक जहां फोर्स होती है वहां एक्सेलरेशन होता है, अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होता है, ये है ना सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, जितना फोर्स होगा उतना बड़ा हुआ एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। सेकंड लॉ की बात कर रहा हूँ। तो सेकंड लॉ हमें ये बताता है कि जिधर फोर्स होती है वहां एक्सेलरेशन होता है। अब यहाँ चूंकि इक्विलिब्रियम है, इस मींस इसका मतलब होगा कि नेट फोर्स जीरो है, और नेट फोर्स का जीरो होने का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो होती है इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब होता है रफ्तार में कोई तब्दीली नहीं आ रही, और अगर आपकी रफ्तार में तब्दीली नहीं हो रही होती, इसको आप कहते हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो इसका मतलब ये नहीं हो तो उस पर कोई फोर्स लग रही है। अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, उल्टा पड़े अब जरा, अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो है, और अगर एक्सेलरेशन जीरो होती है तो इसका मतलब सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक फोर्स जीरो है, और नेट फोर्स जीरो कब होती है, जब आपका इक्विलिब्रियम होता है, ठीक। तो ये भी इक्विलिब्रियम होता है। तो इक्विलिब्रियम क्या है, अगर एक ऑब्जेक्ट पर फोर्सेस लग रही हैं, सारी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर दें, नेट फोर्स जीरो हो, इक्विलिब्रियम। अगर नेट फोर्स जीरो होने के बाद आपने देखा बॉडी रुकी हुई है तो आपका हो गया ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, और अगर नेट फोर्स जीरो होने के बाद आप देखते हो कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ घूम रही है तो आपका हो गया ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। क्यों डायनामिक इक्विलिब्रियम है? क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो, और अगर एक्सेलरेशन जीरो होती है तो इसका मतलब है वहां पे फोर्स भी नहीं है, और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, कोई फोर्स नहीं हो। डायनामिक इक्विलिब्रियम की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो आपके पास जब कोई इंसान हवा में कूदता है, जब आप जैसे प्लेन पे जा रहे हो और आप प्लेन से जंप लगा देते हो तो आप नीचे कूद रहे हो, तो उस वक्त आप पर एक फोर्स अप्लाई हो रही होती है जिसको आप कहते हो वेट, जो कि आपको नीचे की तरफ लेकर आ रहा है। इस वक्त एक फोर्स है, ये इक्विलिब्रियम नहीं है क्योंकि ये फोर्स अभी कैंसिल नहीं हुई। ये आप कहोगे कि आप स्टेट ऑफ मोशन के अंदर हो क्योंकि आप पर एक फोर्स लग रही है जो आपको नीचे लेके आ रही है और आप नीचे मूव कर रहे हो। अब क्या होता है जी, आप पैराशूट खोल लेते हो। जब आप पैराशूट खोलते हो तो आपको क्या होता है जी, हवा इस पैराशूट के अंदर भर जाती है, क्या, एयर, एयर इस पैराशूट के अंदर भर जाती है, और जब आप पैराशूट खोलते हो एयर अब पैराशूट के अंदर भरती है, तो अब क्या होता है जी, एयर पैराशूट के अंदर भर गई, तो अब क्या होता है, अब हवा पैराशूट में एक ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करना शुरू कर देती है जिसको हम कहते हैं अप थ्रस्ट। जैसे आपने पैराशूट खोला सारी हवा पैराशूट के अंदर भर गई, और आपकी जो हवा भरी हुई है ना, वो हवा पैराशूट पर अब ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई करेगी जिसको आप कहोगे अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट जो होती है, अप थ्रस्ट वो इक्वल होती है वेट के, वेट के बराबर होती है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। तो एक प्लस एक माइनस कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, दोनों फोर्सेज अब कैंसिल हो गई, नेट फोर्स कितनी आ रही है आपके पास, जीरो। अब आप इक्विलिब्रियम में आ गए, और अब जब इक्विलिब्रियम में आ गए तो अब आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ
नीचे आना शुरू कर देते हैं। जैसे आप पैराशूट खोल देते हैं तो अब थ्रस्ट ने क्या करा, आपके वेट की फोर्स को कैंसिल कर दिया। जैसे आपने जंप लगाई थी पैराशूट से, उस वक्त आप पर खाली एक फोर्स थी, डब्ल्यू, वेट, जो आपको नीचे लेके आ रही थी, आप इक्विलिब्रियम में नहीं थे। तो जैसे ही आप पैराशूट खोलते हो, पैराशूट के अंदर बढ़ जाती है हवा, और हवा ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करना शुरू कर देती है, जिसको आप कहते हो अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट वेट के बराबर होती है, बस डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो एक प्लस हो जाती है, एक माइनस हो जाती है, दोनों कैंसिल कर देती है, नेट फोर्स हो जाती है आपके पास जीरो। नेट फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन भी जीरो, आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करने लगते हैं। तो जैसे आप जब पैराशूट नहीं खोले हुए होते, आपकी रफ्तार नीचे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है। अगर आपने पैराशूट नहीं खोला हुआ ना, तो आप जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे आपकी रफ्तार बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि उस वक्त आप पर ये वाली एक्सेलरेशन होती है जी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये आपकी रफ्तार बढ़ा रही होती है। जब तक आपने पैराशूट नहीं खोला, आप पर एक फोर्स है डब्ल्यू, और उस फोर्स की वजह से ये वाला एक्सेलरेशन आया हुआ होता है जी, जिसको आप कहते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, और ये आपकी रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाती रहती है। तो अगर आपने पैराशूट नहीं खोला तो यकीन माने आप जितना नीचे आते जाएंगे आपकी रफ्तार उतनी बढ़ती जाएगी, और जब आप बिल्कुल जमीन पर आएंगे उस वक्त आपकी रफ्तार बहुत ज्यादा होगी और आप बड़े खतरनाक इम्पैक्ट से टकरा जाएंगे। लेकिन जैसे आपने पैराशूट खोला, अब आपकी ये वेट भी कैंसिल, अब थ्रस्ट भी कैंसिल, ये जी भी खत्म, एक्सेलरेशन भी खत्म, सब खत्म। आप एक फिक्स रफ्तार से नीचे आ रहे हैं, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी आपकी जो भी रफ्तार होगी, फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड, अब आपकी वो रफ्तार फिक्स हो गई। अब आप 10 मीटर पर सेकंड के साथ नीचे आते जाएंगे, आपकी रफ्तार बढ़ेगी नहीं, इसी वजह से आप आराम से लैंड कर जाते हैं। तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल हो गई। ये क्या हो गई? डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल। ठीक, तो आई होप ये दो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, और इक्विलिब्रियम की जो दो टाइप्स होती है, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। तो ये वाली बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं जी। एक छोटा सा टॉपिक आता है अब पैरेलल फोर्सेस, आपकी बुक की तरतीब में ही हम चल रहे हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक है जी पैरेलल फोर्सेस, इसको देख लेते हैं ये क्या होती है जी। पैरेलल मैथ का वर्ड होता है जी। पैरेलल से मुराद होती है ऐसी दो लाइन जिनके दरमियान फासला बराबर होता है, उसको आप मैथ में पैरेलल कहते हैं। मैथ का वर्ड है ये दो लाइन आपस में पैरेलल है मैथ के मुताबिक, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो फासला है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल। ये दो लाइनें पैरेलल कहलाएंगी, और इन दो लाइनों की खास बात ये होती है कि ये कभी भी आपस में मर्ज नहीं करेंगी, कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं। ये दो लाइनें पैरेलल नहीं है, क्योंकि देखिए इनके दरमियान फासला फिक्स नहीं है, देखिए कम होता है, और ये दो लाइनें पैरेलल नहीं है, ये आपस में आके इंटरसेक्ट कर लेंगी। तो ये मैथ का वर्ड होता है जी पैरेलल। पैरेलल से मुराद होती है ऐसी दो लाइन जिनके दरमियान इक्वल डिस्टेंस होता है, बराबर फासला होता है, और ये दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। पैरेलल फोर्सेस क्या होती है? अगर सपोज करें आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, एक लंबी सी रॉड है, आप इस पर दो फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, एक ये रही एक ये रही, F1 और F2, दो फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं और दोनों फोर्सेस आपको पैरेलल नजर आ रही है, दोनों के दरमियान एक जैसा फासला है, दोनों फोर्सेस पैरेलल है, तो इनको आप कहते हो पैरेलल फोर्सेस। व्हाट आर पैरेलल फोर्सेस? टू फोर्सेस अप्लाइड ऑन अ बॉडी व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर आप एक ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस लगाएं और दोनों फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल होती है। आपने पार्कों में एक झूला लगा हुआ देखा होगा, सीसॉ जिसको आप कहते हो, जिसमें यहाँ पर एक शख्स बैठ जाता है, यहाँ पर एक शख्स बैठता है, और ऊपर नीचे झूलते रहते हैं। ये पैरेलल फोर्सेस की एग्जांपल हो जाती है, क्योंकि दोनों फोर्सेस लगा रहे हैं, ये बंदा यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, ये बंदा यहाँ फोर्स लगा रहा है, और ये दोनों फोर्सेस आपस में पैरेलल है, तो ये पैरेलल फोर्सेस की एग्जांपल होती है। तो पैरेलल फोर्सेस क्या होती है? टू फोर्सेस, दो फोर्सेस जो मुख्तलिफ जगहों पर एक्ट कर रही होती हैं, एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स, दो अलग अलग पॉइंट्स पर लगा रहे हैं आप दो फोर्सेस को, एंड पैरेलल टू ईच अदर, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, पैरेलल टू ईच अदर। इन दो फोर्सेस को आप पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। तो पैरेलल फोर्सेस क्या होती है? अगर आप एक ऑब्जेक्ट पर दो अलग अलग पॉइंट पर फोर्सेस लगाएं और वो दोनों फोर्सेस पैरेलल हो, दोनों फोर्सेस के दरमियान फासला सेम है, ऐसी फोर्सेस को आप पैरेलल कहते हैं। ये रॉड है जी, अगर मैं यूं फोर्स लगाऊं एक F1,
और यूं फोर्स लगाऊंगा एक F2, ये पैरेलल फोर्सेस नहीं है। दो फोर्सेस लग रही हैं, अलग अलग पॉइंट पर लग रही हैं, बट द फोर्सेस आर नॉट पैरेलल। साफ नजर आ रहा है आपको कि ये दोनों फोर्सेस पैरेलल नहीं है, दोनों के दरमियान फासला कम ज्यादा है, दे आर नॉट पैरेलल। पैरेलल क्या है? ये पैरेलल क्या है? ये। तो पैरेलल फोर्सेस क्या है? अगर दो अलग अलग पॉइंट्स पर आपके पास फोर्सेस लग रही हो, उन फोर्सेस को आप पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। पैरेलल फोर्सेस के हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक कहलाती है लाइक पैरेलल फोर्सेस और एक कहलाती है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक का मतलब होता है एक जैसी और अनलाइक का मतलब होता है अलग अलग। लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती है? अगर एक आपके पास बॉडी है, आप उसकी दो अलग अलग पॉइंट पर फोर्सेस लगा रहे हैं, देख लीजिए अलग अलग पॉइंट पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, एक F1 और एक F2, दोनों पैरेलल भी हैं लेकिन डायरेक्शन अलग है, एक ऊपर लग रही है एक नीचे, सॉरी ये तो अनलाइक की एग्जांपल बना दी मैंने, ये मैंने अनलाइक की बना दी। डायरेक्शन भी सेम है लाइक के लाइन की। लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं? ऐसी दो पैरेलल फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन सेम होती है। जबकि अनलाइक क्या होगी? अगर आपके पास एक बॉडी है, आप उसके दो पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं, एक ये रही F1 और एक ये रही F2, दो अलग अलग पॉइंट पर फोर्सेस लगा रहे हैं, दोनों पैरेलल तो हैं लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, एक ऊपर एक नीचे, तो इसको आप कहते हो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक। वो जब हमने टेंशन का केस पढ़ा था, टेंशन का जो केस पढ़ा था, जिसमें एक ये धागा होता है, ये स्ट्रिंग होता है, ये एक ऑब्जेक्ट होता है, इसमें एक नीचे वेट लग रहा होता है, एक ऊपर टेंशन लग रही होती है, ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। देखिए दो अलग अलग फोर्सेस है, एक दूसरे के पैरेलल है, एक ऊपर एक नीचे, डायरेक्शन अपोजिट है, दे आर पैरेलल फोर्स, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था पैरेलल फोर्सेस का। पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं? ऐसी दो फोर्सेस जो अलग अलग पॉइंट पर लग रही हो और आपस में पैरेलल हो। अगर उनकी डायरेक्शन भी सेम है तो वो लाइक पैरेलल फोर्सेस हो जाती हैं, और अगर उनकी डायरेक्शन अलग अलग है, एक ऊपर है एक नीचे है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो उनको आप अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। लाइक पैरेलल फोर्सेस के अंदर जो नेट फोर्स निकलती है वो दोनों फोर्सेस को प्लस कर देते हैं, क्योंकि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है, दोनों पॉजिटिव होंगी, दोनों को प्लस कर दिया जाता है। जबकि अनलाइक के अंदर अगर आपने नेट फोर्स को निकालना होता है तो आप माइनस करते हैं दोनों फोर्सेस को, जैसे टेंशन के केस में हम माइनस करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स आप कैसे निकालोगे? दोनों को माइनस करके। तो ये पैरेलल फोर्सेस का टॉपिक था। अगर आपके पास दो फोर्सेस लग रही हैं दो अलग अलग पॉइंट पर, दोनों पैरेलल है, पैरेलल फोर्सेस। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो लाइक पैरेलल फोर्सेस, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस में अगर आपको नेट फोर्स निकालनी है इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करने के लिए, तो आप दोनों फोर्सेस को प्लस करेंगे। और अनलाइक फोर्सेस के अंदर अगर आपको अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में नेट फोर्स निकालनी है तो आप क्या करेंगे? दोनों फोर्सेस को माइनस। तो हमने इक्विलिब्रियम देखा, इक्विलिब्रियम क्या होती है, उसकी दो टाइप देख ली, और पैरेलल फोर्सेस देख ली और उसकी दो टाइप देख ली। एक छोटी सी बात, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हैं वो कहलाती है स्टैटिक्स। व्हाट इज स्टैटिक्स? स्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम। एक ऑब्जेक्ट जो इक्विलिब्रियम में होता है, अगर आप उसको स्टडी कर रहे हो तो इट मींस कि आप स्टैटिक्स पढ़ रहे हो। तो हमने ये पढ़ लिया इक्विलिब्रियम, उसकी दो टाइप, हमने पढ़ लिया पैरेलल फोर्सेस और उसकी दो टाइप्स। अब हम आगे आते हैं जी, एक और टॉपिक है जी इक्विलिब्रियम, ओ सॉरी टॉर्क। टॉर्क के हवाले से बात करते हैं, क्या है टॉर्क के हवाले से बात करते हैं। टॉर्क क्या होता है? देखिए अक्सर जो है हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स उसके अंदर ज्यादातर लीनियर मोशन पैदा करता है। एक लाइन वाला उसको एक लाइन के अंदर धकेल देगा, लीनियर मोशन पैदा कर रहा होता है। अगर आपके पास एक डब्बा है, आप उस पर फोर्स लगाए, लीनियर मोशन पैदा होगा। अगर आपके पास एक अलमारी है, उस पर फोर्स लगाए, लीनियर मोशन पैदा होगा। अगर आपके पास एक मोबाइल है, उस पर फोर्स लगाए, लीनियर मोशन पैदा होगा। अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट के अंदर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, यू हैव क्रिएटेड लीनियर मोशन। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं, कुछ बॉडीज जैसे कि फॉर एग्जांपल टायर, टायर की बात करें, कुछ बॉडीज ऐसी होती है कि जिन पर जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो लीनियर के बजाय
रोटेटरी मोशन पैदा होगा, गोल मोशन यानी सर्कुलर या रोटेटरी मोशन पैदा होता है, यानी वो गोल घूमता है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक टायर पे फोर्स अप्लाई करो वो गोल घूमेगा। एक दरवाजा जो फिट हुआ हुआ है अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई करो वो भी गोल घूमता है। अगर आपके पास दुनिया पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है गोल मोशन पैदा हो रहा है। अक्सर कुछ बॉडीज ऐसी हैं कि जिन पर हम अप्लाई करें फोर्स गोल मोशन पैदा होता है। आपके हाथ में स्क्रू ड्राइवर होता है, आप जब उस पर फोर्स अप्लाई करते हो स्क्रू ड्राइवर गोल घूमता है। आपने पाना देखा होगा जो प्लम्बर्स यूज करते हैं, आप जब उस पर फोर्स अप्लाई करते हो गोल घूमता है। पंखे पे जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो गोल घूम रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि कुछ बॉडीज ऐसी हैं जिनके अंदर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ लीनियर मोशन पैदा होता है। कुछ बॉडीज ऐसी हैं जिनके अंदर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो फोर्स उस बॉडी के अंदर रोटेशनरी मोशन पैदा कर देती है। फोर्स की इस खूबी को कि जी वो एक ऑब्जेक्ट में टर्निंग इफेक्ट पैदा कर दे, गोल मोशन पैदा कर दे, रोटेटरी मोशन पैदा कर दे, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी कि फोर्स का वो इफेक्ट जो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करें तो फोर्स उस ऑब्जेक्ट में रोटेटरी मोशन पैदा कर देगा, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। इसको आप मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स ये भी कहा करते हैं इसको अक्सर, ये भी इसका नाम है टॉर्क का। तो टॉर्क क्या है कि अगर आप कुछ बॉडीज पर फोर्स अप्लाई करें तो फोर्स उस बॉडी में टर्निंग इफेक्ट पैदा करेगा, उस बॉडी को गोल घुमाएगा। दैट टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। अब सवाल ये पैदा होता है इस जहन में, एक सवाल ये आ रहा है कि क्यों ये बॉडी लीनियर मोशन पैदा कर रही है और इस बॉडी पे जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो रोटेटरी मोशन पैदा हो रहा है। क्यों फोर्स इस बॉडी में लीनियर मोशन पैदा कर रहा है और क्यों इस बॉडी के अंदर फोर्स टर्निंग इफेक्ट पैदा कर रहा है? इसका जवाब है सेंटर ऑफ एक्सिस। जिस बॉडी में सेंटर ऑफ एक्सिस पाया जाएगा यानी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट पर आकर फिक्स हुआ है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर टर्निंग इफेक्ट पैदा करती है। जिस ऑब्जेक्ट में अगर बॉडी एक पॉइंट पर अगर फिक्स हो जाए ना, किसी भी एक पॉइंट पर आगे फिक्स हो गई, वो पॉइंट सेंटर ऑफ एक्सिस हो जाएगा और फिर जब आप फोर्स अप्लाई करो बॉडी घूमेगी। मिसाल के तौर पे ये आपके पास पेन है जी, ये पेन है। अभी आपने इस पेन को कहीं से फिक्स नहीं किया हुआ, कहीं से पकड़ा हुआ नहीं है, आप इस पे फोर्स अप्लाई करें लीनियर मोशन पैदा होगा, लीनियर मोशन पैदा होगा। अब आप क्या करें जी, इस पेन को, ये आपके पास पेन है, आपने इस पेन को इस पॉइंट से पकड़ लिया, आपने फिक्स कर दिया इसको, ये पकड़ के रख दिया, ये मूव नहीं करेगा, आपने यहाँ से जोड़ दिया। अब जब आप फोर्स लगाओगे ना, टॉर्क, ये फोर्स जो, ये पेन जो है आपका ऐसे गोल घूमना शुरू होगा। करके देख लो आपके हाथ में पेन होगा, ट्राई इट। आप पेन को एक पॉइंट से पकड़ लें और फिर ऊपर से फोर्स अप्लाई करें, देखें आपका पेन गोल घूमेगा। ये है सेंटर ऑफ एक्सिस। सेंटर ऑफ एक्सिस, जैसे आपने बॉडी को सेंटर ऑफ एक्सिस प्रोवाइड किया, आपके फोर्स ने टर्निंग इफेक्ट पैदा कर दिया बॉडी के अंदर, यानी कि टॉर्क पैदा कर दिया। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ ना? अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को नहीं पकड़ा हुआ था, पेन को आपने नहीं पकड़ा हुआ, जब आप फोर्स अप्लाई करो फोर्स लीनियर मोशन पैदा कर रहा है। फिर आपने क्या करा, आपने फोर्स, आपने बॉडी को सेंटर ऑफ एक्सिस प्रोवाइड कर दिया, आपने उसको एक जगह से पकड़ लिया। अब जब आपने फोर्स अप्लाई करी, फोर्स ने टर्निंग इफेक्ट पैदा कर दिया यानी टॉर्क पैदा कर दिया। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। आपके पास दरवाजा होता है जी घर के अंदर, ये दरवाजा लगा हुआ, आप दरवाजे को यहाँ पर फिक्स कर देते हो कब्जा लगा करके, है ना? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? आप यहाँ पर दरवाजे को फिक्स कर देते हो, ये आपने सेंटर ऑफ एक्सिस प्रोवाइड कर दिया, सेंटर ऑफ एक्सिस। अब जब आप दरवाजे पर फोर्स लगाते हो तो आपकी फोर्स दरवाजे में टर्निंग इफेक्ट पैदा करती है, टॉर्क पैदा करती है। जरा दरवाजे के कब्जे खोल दो, आप दरवाजे के ये नट है ना, ये वाले नट खोल दो, ये आपने सेंटर ऑफ एक्सिस छीन लिया, खत्म कर दिया सेंटर ऑफ एक्सिस। अब जब आप फोर्स अप्लाई करोगे ना, दरवाजा गोल नहीं घूमेगा, दरवाजा सीधा सीधा जाएगा, लीनियर मोशन। आपने पाना देखा होगा जी, है पाना बनाना पता नहीं क्या बन गया। आपने पाने देखे होंगे जी, ऐसा होता है पाना, खूबसूरत सा बनाएंगे हम, ऐसा होता है ना पाना, ठीक है, जिसमें आप यहाँ पर नट नट लगा देते हो, ये आपने नट लगा दिया, नट पे आपने जैसे जोड़ा ना, ये आपने यहाँ से पाने को फिक्स कर दिया। कहाँ है पॉइंट?
ये यहाँ से जैसे आपने इस पाने को नट से जोड़ा, आपने पाने को यहाँ से फिक्स कर दिया, ये हो गया सेंटर ऑफ एक्सिस, प्रोवाइड कर दिया आपने सेंटर ऑफ एक्सिस। अब जब आप पाने पे फोर्स अप्लाई करोगे, फोर्स क्या पैदा करेगी, टर्निंग इफेक्ट यानी कि टॉर्क। तो है क्या मामला कि जब आप ऑब्जेक्ट में, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें सेंटर ऑफ एक्सिस नहीं होता, जब आप उसमें फोर्स अप्लाई करोगे, फोर्स विल प्रोड्यूस लीनियर मोशन। और अगर आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर सेंटर ऑफ एक्सिस है, जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे तो अब फोर्स आपके उस ऑब्जेक्ट को सीधा ले जाने के बजाय उसको रोटेटरी लेके जाएगी, गोल घुमाएगी, टर्निंग इफेक्ट पैदा करेगी। और टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, उसको आप कहते हो टॉर्क। पंखा देख लो आप, पंखा गोल घूम रहा है, क्यों, सेंटर ऑफ एक्सिस है। टायर गोल घूम रहा है, क्यों, बीच में से फिक्स हुआ होता है, सेंटर ऑफ एक्सिस। पाना गोल घूम रहा है, क्यों, सेंटर ऑफ एक्सिस है। दरवाजे गोल घूम रहे हैं, क्यों, सेंटर ऑफ एक्सिस है। आपके पास स्क्रू ड्राइवर होता है जी, स्क्रू ड्राइवर को जब तक आपने नहीं लगाया हुआ नट से, सीधा सीधा लीनियर मोशन पैदा होगा। आपने नट से जोड़ दिया, ये आपने सेंटर ऑफ एक्सिस प्रोवाइड कर दिया यहाँ पर, सेंटर ऑफ एक्सिस। अब जब आप फोर्स लगाओगे, पाना गोल गोल घूमेगा, ऐसे ऐसे गोल घूमेगा, टॉर्क। ये है टॉर्क। टॉर्क को, सिंबल टॉर्क का जो है वो ये है जी, ये टी नहीं है, ये एक ग्रीक लेटर है, इसको हम ताऊ पढ़ते हैं, ताऊ। ठीक है, ये टी नहीं है, टी टेम्परेचर का होता है, स्मॉल टी टाइम का होता है, इसलिए हम टी नहीं रख सकते, फंस गए हम। कैपिटल टी रखना चाह रहा था मैं, टेम्परेचर का है। स्मॉल टी रखना चाह रहा था, टाइम का है, फंस गया, ग्रीक लेटर ले रहा हूं मैं। टॉर्क इसका सिंबल होता है जी, सॉरी, टॉर्क का सिंबल है जी ये ग्रीक लेटर ताऊ। और टॉर्क का फॉर्मूला होता है जी फोर्स मल्टीप्लाई बाय टी। ये डी क्या है, इस डी को आप डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते, इसको आप कहते हैं मोमेंट आर्म। व्हाट इज मोमेंट आर्म, ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, और जिस पॉइंट पर आप फोर्स अप्लाई करो, यहां से यहां तक का फासला आपका कहलाता है मोमेंट आर्म। जिस पॉइंट पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और वहां से सेंटर तक का फासला, मिसाल के तौर पे देखें ये सेंटर है और आप यहां से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान, दैट इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। ये आपके पास टायर की मिसाल ले रहा हूँ, ये टायर, ये सेंटर है जी ओ, और आप यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है सेंटर और पॉइंट ऑफ फोर्स के दरमियान, इसको आप कहते हो मोमेंट आर्म। तो मोमेंट आर्म क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एक्सिस एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हो वहां से मोमेंट सेंटर तक का फासला, ये कहलाता है मोमेंट आर्म। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला हो गया। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है जी, डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन कैसी होती है जी, या दो किस्म की डायरेक्शन होती है। एक, या तो आपका बॉडी ऑब्जेक्ट यूं घूमेगा, एक, या तो आपकी ऑब्जेक्ट यूं घूमेगी। दो डायरेक्शन से नजर आ रही है ना, या तो आपकी जो, आपने जब फोर्स अप्लाई करी, टॉर्क पैदा हुआ, टॉर्क की वजह से बॉडी यूं घूम रही है, इसको आप कहते हो एंटी क्लॉकवाइज। या फिर आपकी ऑब्जेक्ट यूं घूमेगा, इसको आप कहोगे क्लॉकवाइज। तो ये वाली डायरेक्शन कहलाती है एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाली डायरेक्शन कहलाती है क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन है तो हम टॉर्क को कहते हैं पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो हम टॉर्क को मानते हैं नेगेटिव। ठीक है, जैसे ऊपर वाले को आप पॉजिटिव कह रहे हो तो अक्सर नीचे वाले को नेगेटिव। इसी तरीके से टॉर्क में हमारे पास दो डायरेक्शन है जी, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। दो डायरेक्शन है, लिहाजा इस वजह से आप टॉर्क को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अगर आपने देखा कि टॉर्क की वजह से एंटी क्लॉकवाइज मोशन पैदा हो रहा है, तो आप कहोगे कि वो पॉजिटिव टॉर्क है। और अगर आपने टॉर्क की वजह से देखा क्लॉकवाइज मोशन पैदा हो रहा है, तो वो आप कहोगे नेगेटिव टॉर्क है। टॉर्क का यूनिट जो होता है, टॉर्क का यूनिट जो है वो होता है जी न्यूटन मीटर। ये टॉर्क का यूनिट होता है। तो ये हमारे पास टॉर्क हो गया कंप्लीट। टॉर्क की डेफिनेशन, टॉर्क का दूसरा नाम होता है मोमेंट आर्म। टॉर्क की डेफिनेशन है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क का फॉर्मूला है एफ मल्टीप्लाई बाय डी, टी होता है मोमेंट आर्म। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क की दो डायरेक्शन होती हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में आप टॉर्क पॉजिटिव मानते हैं, क्लॉकवाइज में आप टॉर्क को नेगेटिव मानते हैं। टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, और टॉर्क क्या है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया।
अब यहाँ तक मेरा बच्चा कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।